हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डी ब्लॉक को कंप्लीट किया था। अब देखिए, हर बार की तरह इस बार भी डी ब्लॉक से जो हमने लास्ट क्लास में किया था उस पर बेस सीबीएसई के आए हुए क्वेश्चन विद सॉल्यूशन मैं आपके सामने फ्लैश कर रहा हूं। अच्छे से वीडियो को पॉज करिए, हर क्वेश्चन को देखिए, ताड़िए, घूरिए, समझिए, और अगर आपको कुछ भी लगता है कि कुछ नया है उसको अच्छे से लिख लीजिए। देखें, याद रखें, एक बच्चे ने पूछा था तो मैं बता देता हूं। रिएक्शन जब भी आप लिखेंगे तो आपका फर्ज बनता है आप उसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस किससे करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, जो आपने क्लास 11th रिडॉक्स में सीखा होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो हम उसको फिर से करेंगे। मैं चैप्टर के अंत में आपको फिर से वो सिखा दूंगा कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से ये सारे क्वेश्चंस आप लोग देखिए। आपको वीडियो को पॉज कर देना है। देखो, ये रिएक्शन पूछी थी सीबीएसई 2019 में, तो ये सब आपको पता होनी चाहिए। 5-5 नंबर में क्वेश्चंस आए थे। चलिए, तो यहां तक थे हमारे डी ब्लॉक के क्वेश्चन। मैं आशा करता हूं आपने वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख लिया होगा। आइए अब बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। बड़े ध्यान से समझिएगा सारी चीजों को। देखें, हम ये वाली बात कर चुके हैं, एफ ब्लॉक में लेंथेनॉइड्स आते हैं और एक्टेनॉइड्स आते हैं। लेंथेनॉइड 6 पीरियड में रहते हैं, एक्टेनॉइड 7 पीरियड में रहते हैं, और ये सारे के सारे, ये वाले 14 एलिमेंट भी और ये वाले 14 एलिमेंट भी ग्रुप 3 में आते हैं। सही है। अच्छा, लेंथेनॉइड शुरू होता है सीरियम से, लेंथेनम से नहीं, लेंथेनम डी ब्लॉक है। सीरियम से लेके ल्यूटेटियम तक, यानी कि 58 से लेके 71 तक। और एक्टेनॉइड होता है एक्टिनम से नहीं, थोरियम से, 90 से लेके 103 लॉरेंसियम तक। तो 58 से लेके 71 और 90 से लेके 103 सारे के सारे किस में आएंगे? एफ ब्लॉक एलिमेंट में। ग्रुप होगा 3, पीरियड होंगे अगर लेंथेनॉइड है तो 6, एक्टेनॉइड हो तो 7। ये हम फर्स्ट लेक्चर में सारी बातें कर चुके हैं। चूंकि हम एफ ब्लॉक शुरू कर रहे थे तो मैंने आपको एक बार सारी बातें फिर से बता दी। जैसे नॉर्मल एलिमेंट्स एक दूसरे को रिजेंबल करते थे, वैसे इस 14 के 14 लेंथेनॉइड्स भी अपने आप को एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं। इवन ट्रांजिशन एलिमेंट से भी ज्यादा रिजेंबल करते हैं। तो देखो, एस और पी ब्लॉक में सबसे कम रिजेंबलेंस थी, उससे ज्यादा डी ब्लॉक में थी, उससे ज्यादा एफ ब्लॉक में है। ठीक है, फिर मैंने आपको ये वाली बात भी बताई थी, प्रोमीथियम इज द ओनली लेंथेनॉइड जो कि सिंथेटिक है और रेडियो एक्टिव है नेचर में। लेकिन एक्टिनॉइड सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। जब एक्टिनॉइड पढ़ेंगे तो मैं आपको फिर से वो वाली बात बताऊंगा। ठीक है, अगली बात इंपॉर्टेंट क्या है, सारे के सारे लेंथेनॉइड्स जो हैं, अच्छा देखो, लेंथेनम का सिंबल होता है एल ए, एल ए इज लेंथेनम। लेकिन जब हम लिखते हैं एल एन, एल एन का मतलब है लेंथेनॉइड्स। यानी कि पूरे के पूरे 14 एलिमेंट को, जब मुझे कोई भी बात मुझे 14 एलिमेंट के लिए बोलनी है तो मैं सीधे लिख दूंगा इट इज फॉर एल एन, यानी कि सारे के सारे 14 एलिमेंट के लिए। लेकिन अगर मुझे पर्टिकुलरली लेंथेनम के लिए बोलनी है तो एल ए उसका सिंबल है ही है। लेकिन एल एन रिप्रेजेंट कंप्लीट लेंथेनॉइड्स, ऑल द 14 एलिमेंट्स। एल एन किसी एलिमेंट का सिंबल नहीं है, ये ग्रुप का सिंबल है पूरे लेंथेनॉइड का। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है सारे के सारे लेंथेनॉइड की, वो क्या है? +3। मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला कि लेंथेनॉइड +3 के अलावा किसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, पर मोस्ट कॉमन कौन सी है? +3। ठीक है, अच्छा अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। तो देखो, मैं आपको कुछ कुछ लिखना बताता हूं, वैसे मैं आपको सिखा चुका हूं, पर चूंकि हम प्रॉपरली कर रहे हैं तो एक दो बार मैं आपको 3-4 एलिमेंट लिख के दिखाता हूं। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी आएंगे, वो भी बताऊंगा। जैसे सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं कि आप लिख के बताओ मुझे, चलो लेंथेनम का ही देख लेते हैं ना। लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो लेंथेनम का एटॉमिक नंबर कितना है? देखो 57, राइट। तो चलो 57 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं हम लोग। तो मैंने आपके सामने सीरीज लिख दी है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, अब 57 इलेक्ट्रॉन बनना शुरू करो, तो दो इधर, दो इधर, 6, 2, 6, 2, 10,
कितने हो गए, 2 4 6 10 20 30, 30 हो गए, 36 38 48 54 56 57। अच्छा 54 तक आ जाती है आपकी जिनॉन, तो यहां तक कोई लिखता नहीं है, सीधे अगर कोई लेंथेनम का लिखना होगा तो कैसे लिखेगा, जिनॉन, उसके बाद 6s2 4f1, ये होना चाहिए था। लेकिन अब यहां पे समझना क्या है, देखो लिखा क्या है, 5d1 6s2, क्या लिखा हुआ है, 5d1 6s2, जिन्होंने उन्होंने लिखा नहीं है, वो अंडरस्टूड है कि आप समझ गए हैं, ठीक है। अब ये क्या हुआ, तो याद रखना यहां पे आपको 4 एलिमेंट याद रखने हैं, कौन कौन से, सी गॉड लालू, सी गॉड लालू, ये ट्रिक है, सीरियम, गैडोलिनियम, लेंथेनम और ल्यूटेटियम, ये 4 एलिमेंट ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनली चलता है। मतलब आपको क्या करना है, जैसे पी ब्लॉक में या सॉरी डी ब्लॉक में हम क्या करते थे, डी ब्लॉक में हम डी से एक इलेक्ट्रॉन पहुंचा देते थे, कहां पे, सॉरी एस से एक इलेक्ट्रॉन पहुंचा देते थे डी में, यहां आपको क्या करना है, एफ से एक इलेक्ट्रॉन पहुंचा देना है, किसमें, डी में, एक ही पहुंचाना है बस। तो अब यहां पे 4f1 में कितना है, एक है ना, इसको 5d में पहुंचा दो, तो ये गलत है, एक्चुअल में क्या हो जाएगा, लेंथेनम बराबर जिनॉन 5d1 और 6s2, दिस इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो एक और करके देखते हैं, जैसे गैडोलिनियम, गैडोलिनियम देखो कौन से नंबर पे है, 64 नंबर पे है ना, जीडी, तो 64 करके देखते हैं। तो यहां तक हमारे कितने हो गए थे, यहां तक हो गए थे हमारे 56, है ना, हमें कितने भरने हैं, 64, ठीक है, तो और कितने भरने होंगे मुझे, 8 और बनने होंगे ना, तो मैंने यहां पे कर दिया 8। लेकिन गैडोलिनियम क्या था मेरा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन वाला, तो मैं क्या करूंगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से पहुंचा दूंगा यहां, तो यहां हो जाएगा 1 और यहां बचेगा 7। पहले नॉर्मल लिख लिया ट्रिक से, उसके बाद जैसे ही एक्सेप्शन मिला तो क्या किया, एफ से एक इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचा दिया, डी में, तो क्या हो जाएगा, जिनॉन 6s2 4f7 5d1। इसको प्रॉपरली लिख लो थोड़ा अच्छे से, पहले 4 आता है, फिर 5 आता है, फिर 6 आता है, तो जिनॉन 4f7 5d1 6s2। अब मान लो किसी ने आपसे कहा गैडोलिनियम 3+ का लिख के बताओ, अब ये सब लिखते रहे ना आप लोग, है ना, गैडोलिनियम 3+ का लिख के बताओ। अच्छा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले पहले आप ये पूरी बनाएंगे टेबल, इंपॉर्टेंट है ये। इस टेबल में आपको क्या क्या बनाना है, पहले ये सारे एटॉमिक नंबर लिखोगे यहां से लेके यहां तक, क्लियरली लिख लेना, लेंथेनम डू नॉट बिलोंग्स टू एफ ब्लॉक, ये डी ब्लॉक का है, ठीक है ना, एफ ब्लॉक कायदे में यहां से शुरू हो रहा है 58 से, है ना, ये बनाएंगे, ये वाला पूरा लिखेंगे, ये नेम सारे लिखेंगे, सिंबल सारे लिखेंगे, और एल और Ln3+ वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ये वाले और ये वाले, बस बाकी लिखने की कोई जरूरत नहीं, ये सब कुछ नहीं लिखना आपको, और ये भी नहीं लिखना। ये पूरी सीरीज बनाएंगे बढ़िया से। ये गोले वाले जो हैं वो नीट 2016 और 15 में आ चुके हैं। तो गैडोलिनियम मैंने आपको लिखना सिखा दिया। अब गैडोलिनियम 3+ पूछे कोई तो क्या करोगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देने, कहां से निकालोगे, आउटर मोस्ट शेल से, पहले 6 से 2 निकाल दो, 5 से 1 निकाल दो, तो गैडोलिनियम 3+ क्या बन गया, जीनॉन 4f7, और 4f7 एफ में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 14, 14 आए तो फुल फिल्ड, 7 आए तो हाफ फिल्ड, अरे वाह ये तो हाफ फिल्ड बन गया, स्टेबल बन गया मतलब, यानी कि गैडोलिनियम अपने अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेगा, हाँ भाई हाँ, कारण हाफ फील्ड बन रहा है। समझ गए आप लोग, हाँ, तो सी गॉड लालू बस आपको याद रखना है, इन चारों में एक्सेप्शन है, बाकी सब में जैसे वो स्कूल स्कूल वाली ट्रिक से आए वैसे कर देना, ठीक है। तो अब आप लोग एक काम करो, ल्यूटेटियम का खुद से लिख के देखो, LU ल्यूटेटियम 71, ठीक है, और एक दो नॉर्मल वाले भी लिख के देख लो, समेरियम लिख के देख लो, और टर्बियम चूंकि आया है नीट में तो टर्बियम लिख के देख लो जल्दी से, वीडियो को पॉज करें, इतना लिख कर देखें, ये सारा काम करिएगा आप लोग, ठीक है, और जिनॉन के साथ लिखना है आपको। चलिए ये हो गए हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आगे बढ़ते हैं, लेंथेनॉइड्स को डिटेल में देखते हैं।
लेंथेनॉइड का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4f1214 5d021 6s2। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे, हमने अभी सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिए, उसी के हिसाब से ये बनाया गया है। अच्छा, साइज की बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज, ऑब्वियस ये बात है, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पे साइज क्या होता है, डिक्रीज। ठीक है, लेकिन क्या साइज रेगुलर डिक्रीज होता है? नहीं, बीच बीच में एक दो एक्सेप्शन है, वो देख लेते हैं। जैसे देखो, यहां से यहां डिक्रीज हो रहा था, बड़े ध्यान से समझना, यहां से यहां डिक्रीज हो रहा था मस्त, लेकिन सडनली यूरोपियम में देखो अचानक से एक डिप आई, फिर डिक्रीज होने लगा, फिर सडनली देखो वाई बी में सडनली डिप आई। तो आपको याद क्या रखना है, सबसे ज्यादा होती है यूरोपियम की, फिर होती है वाई बी की, बस, और बाकी सब लेफ्ट टू राइट डिक्रीज। तो जब भी कोई ऑर्डर लगाने को आए, पहले बाकी सब एलिमेंट को लगा लेना लेफ्ट टू राइट डिक्रीज, और फिर यूरोपियम और वाई बी को उठा के सबसे आगे पहुंचा देना, बस बात खत्म हो गई। ऐसे याद रखना है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज। आपको लेफ्ट टू राइट एलिमेंट तो याद नहीं है, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यूं ही, अरे तुमने यूं ही लूटा, है ना। ये मैं आपको ट्रिक सिखा चुका हूं। चलिए एक दो क्वेश्चन। मेटेलिक रेडियाई एबनॉर्मली हाई फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, EU और YB। बस CSIR नेट MSc एंट्रेंस का क्वेश्चन है ना, हो गया, सिंपल है, जेई में भी आ चुका है 2-3 बार। चलो अब पूरे लेंथेनॉइड में 1 2 3 4 5 5 पैराग्राफ है एनसीईआरटी के, डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़नी है, इसमें हमें कुछ नहीं करना। और ये पांचों पैराग्राफ से इतने क्वेश्चन आए हैं, इतने क्वेश्चन आए, लाइन लाइन से क्वेश्चन उठा उठा के पूछे। ठीक है, तो हम बारी बारी हर एक क्वेश्चन को करेंगे, बस आप ध्यान से सुनते रहिएगा, मैं जो जो लाइन आपसे बोलूं एनसीईआरटी की वो आपको लिखनी है। ठीक है ना, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है डी एंड एफ ब्लॉक की। चलिए देखिए, सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे हम लोग। पहला पॉइंट, इन द लेंथेनॉइड्स La2+, यानी कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट बता रहा है कि लेंथेनम La है, लेंथेन नम की बात हो रही है, और Ln लेंथेनॉइड्स की बात हो रही है, समझ गए ना, मार्क द डिफरेंस। तो इन द लेंथेनॉइड्स La सेकेंड यानी कि La+2 में, और सारे के सारे लेंथेनॉइड +3 में आर प्रीडोमिनेट स्पीसीज, मतलब लेंथेनम तो +2 में रहना चाहता है, लेकिन जो सारे लेंथेनॉइड्स हैं वो +3 में रहना चाहते हैं, वो ऐसा कह रहा है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये लिखेंगे आप, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, However, कभी कभी +2 और +4 के आयंस भी मिल जाते हैं, लेकिन किस में मिलते हैं, सॉल्यूशन स्टेट में या फिर सॉलिड स्टेट में। याद रखना, लिक्विड स्टेट में नहीं मिलते। सॉल्यूशन स्टेट और लिक्विड स्टेट अलग है। सॉल्यूशन मतलब किसी में घोला, लिक्विड मतलब खुद ही को पिघला के लिक्विड बना लिया। तो या तो सॉल्यूशन स्टेट में मिलेगा या सॉलिड स्टेट में मिलेगा, गैसियस स्टेट में नहीं मिलेगा, लिक्विड स्टेट में नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट हो गया यहां से यहां तक। ठीक, अब ये इररेगुलरिटी अराइज क्यों होती है, यहां पर जो इररेगुलरिटी आती है, जैसे साइज में आई, ऐसी अभी आगे आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ेंगे, उसमें भी इररेगुलरिटी आएगी, जैसे EU और YB के साइज अचानक से बढ़ गए थे। ये इररेगुलरिटी आती है बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड और फुलफिल्ड एफ सबशेल। ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा आपका। सारी बातें समझाता चल रहा हूं आपको, बड़े ध्यान से सुनो, और ये पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। एफ ब्लॉक में सबसे बढ़िया असर्शन रीजन बनते हैं, क्यों, हर लाइन से क्वेश्चन उठ सकता है, आप देख सकते हैं। सही है, ठीक है। अब +3 कॉमन है, लेकिन बाकी के भी बनते हैं, तो अब उनके कारण समझो और उनमें क्या क्या और हो सकता है वो चीजें समझो। जैसे देखो, फॉर्मेशन ऑफ Ce4+ इज फेवर्ड बाय इट्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। बड़े ध्यान से, अब Ce4+ पे चलते हैं जरा, अब ध्यान से देखना। सीरियम कहां है, सीरियम ये रहा, सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ज़ेनॉन 4f1 5d1 6s2, है ना। अब Ce4+ का मतलब क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन निकालो, तो 2 ये निकल गए,
एक ये निकल गया, एक ये निकल गया, तो क्या बचा? जिनॉन बचा ना, यानी कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया। और हर एलिमेंट दुनिया में चाहता है कि उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाए? नोबल गैस जैसा। तो C4+ तो बहुत स्टेबल होना चाहिए। हाँ, तो C4+ का जो फॉर्मेशन है वो फेवर्ड होना चाहिए, किसकी वजह से? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। लेकिन पाया ये गया है कि C4+ जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो जाता है और वापस से +3 में चला जाता है। क्यों चला जाता है +3 में? क्योंकि उसको अपने परिवार की ऑक्सीडेशन स्टेट में आना है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आना है, जो कि उसकी प्रीडोमिनेंट स्टेट है। परिवार से इतना मोह है कि अपनी स्टेबिलिटी छोड़कर +3 में आ रहा है। और उसकी E0 वैल्यू अगर आप देखें C4+ से C3+ में जाने की, तो वो पॉजिटिव की आती है 1.74। पॉजिटिव मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ये अपने आप हो जाएगा। तो अगर सीरियम 4+ को आपने पानी में डाल दिया तो ये पानी में पानी को ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, लेकिन इसका रिएक्शन रेट जो है ये करने का वो बहुत स्लो है, इसीलिए हम C4+ को यूज करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में एज अ एनालिटिकल रिएजेंट। एनालिटिकल केमिस्ट्री होती है एक टाइप की केमिस्ट्री, जैसे ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक है, ऐसी एक एनालिटिकल केमिस्ट्री होती है। जैसा आपने देखा होगा कि मिट्टी से सैंपल निकालना, मिट्टी में कौन कौन से आयंस प्रेजेंट हैं ये पता करना, चट्टानों में कौन कौन से आयंस है ये सब प्रेजेंट पता करना, ये सब किसका काम होता है? ये सब एनालिटिकल केमिस्ट का काम होता है। ठीक है, तो 3 पॉइंट हमारे हो गए थे, चौथा पॉइंट हमने यहां से लेके यहां तक का उठा लिया। ठीक, 5th पॉइंट देखें, PR, ND, TB और DY, ये 4 एलिमेंट भी एग्जिबिट करते हैं क्या? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट केवल और केवल जब ये अपने ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे PrO2 बन जाएगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, NdO2 बन जाएगा, TbO2 बन जाएगा, DyO2 बन जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक, ठीक है, तो एक बात समझ गए, ये कब अपनी +4 दिखाते हैं? ये +4 अपनी ऑक्साइड स्टेट में भी दिखा सकते हैं। ये अगला पॉइंट हो गया आपका। अगला देखो, Eu2+ is formed by losing 2s electron and its F7 configuration accounts for the formation of this ion। Eu पे चलते हैं। Eu देखो ये रहा, EU का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का है जीनॉन 4f7 6s2। अब 2 निकालने हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो क्या बच गया? 4f7। 4f7 हाफ फिल्ड, बहुत स्टेबल, बिल्कुल। तो क्या ये बनना चाहिए? हाँ बनना चाहिए, तो बनता भी है, ठीक है बन गया। लेकिन पाया ये गया है Eu2+ एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब आप समझ गए क्यों होता है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। क्यों ऑक्सीडाइज होना चाहता है? ताकि 2+ से 3+ में पहुंच जाए, परिवार का मोह इसको खींच रहा है। ठीक है, सिमिलरली YB2+ में भी यही होता है। अगर YB2+ बन जाए तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा F14। अब आप पीछे जाके देखें क्या ऐसा हो रहा है, लेकिन ये भी क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट, कारण उसको भी किस में जाना है? +3 में। तो ये सब बातें लिखते चलिएगा पॉइंट बाय पॉइंट एक एक। ऐसी TB+4 अगर बन जाए तो हाफ फिल्ड f ऑर्बिटल हो जाएगा, लेकिन ये नहीं बनना चाहता। जैसे ही बनता है तुरंत दूसरे को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो जाता है, इसलिए अच्छा ऑक्सीडेंट है। सेम समेरियम के साथ होता है, इसका बिहेवियर भी वेरी मच लाइक यूरोपियम, एग्जिबिट बोथ +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है? तो ये मैंने आपको पूरा बहुत अच्छे से सारी बातें बता दी। तो एक बार जेई में स्टेटमेंट आया था C4+ इज मोर स्टेबल देन C3+, ट्रू और फॉल्स? आप बोलोगे फॉल्स, कारण अरे स्टेबल होता तो रुकता ही नहीं, स्टेबल नहीं था तभी तो चला गया। लेकिन उसमें तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, बाढ़ में जाए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। दुनिया में ऐसे बतेरे कंपाउंड बनते हैं जिनमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव नहीं हो रहा, पर वो बनते ही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव होना चाहिए, किसने बोला था? ऑक्टेट थ्योरी ने। ऑक्टेट थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग में शुरू करते ही हम बंद कर देते हैं।
हम तो VBT, MOT, वेस्पर ये सब पढ़ते हैं। इतनी अच्छी थी ऑक्टेट तो चलाते रहते पूरी बॉन्डिंग, नहीं चलाई ना, क्यों? क्योंकि बकवास है। तो क्या C4+ C3+ में कौन स्टेबल? C3+ हमेशा से स्टेबल। ठीक है जी, चलिए अगला पॉइंट, क्या CO2 एल्डिहाइड और कीटोन को ऑक्सीडाइज कर सकता है? अरे दुनिया में कोई भी सामने आ जाए सबको कर सकता है, कारण CO2 +4 में है, उसको +3 में जाना है, खुद रिड्यूस होना है। दुनिया में अगर उसके सामने हाथी भी आ गया तो हाथी ऑक्साइड बना देगा, हाथी को ऑक्सीजन दे देगा, हाथी को ऑक्सीडाइज कर देगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक। क्या एक्वस सोल्यूशन ऑफ EuSO4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है? हाँ भाई, कारण EU+2 में है, उसको +2 में नहीं रहना, उसको +3 में जाना है, खुद ऑक्सीडाइज होना है ताकि दूसरे को रिड्यूस कर सके, ताकि खुद +3 में जा सके। तो ऐसे ऐसे ऊट पटांग स्टेटमेंट लिख देता है, आपको खुद सोचना होगा कि हाँ मुझे इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से जाना है। देखिए जेई 2020 का क्वेश्चन, लेंथेनॉइड जो कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता, अभी देखो हमने 3 लिखे थे ना, सीरियम +4 दिखाता है, TB और DY अपनी ऑक्साइड फॉर्म में दिखाते हैं, अभी लिखा था, लेकिन EU नहीं दिखाता, EU या तो +2 दिखाता है या +3, +4 नहीं दिखाता, डी ऑप्शन। ऐसे ये क्वेश्चन, अब ये सब आपको खुद करने हैं ना, पीछे मैं सब बता चुका हूं, मैं आपको ये दिखा रहा हूं एक पैराग्राफ से कितने क्वेश्चन पूछ लिए। चलिए दूसरे पैराग्राफ पे चलते हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखेंगे, सारे के सारे लेंथेनॉइड जो होते हैं वो सिल्वरी वाइट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और टार्निश रैपिडली इन एयर, यानी कि काले पड़ जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, इनकी हार्डनेस जो होती है वो इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट जाने पे, यानी कि एटॉमिक नंबर बढ़ाने से, और समैरियम जो होता है वो तो स्टील की तरह हार्ड होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट। तीसरी बात, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 1000 से 1200 केल्विन के बीच में होता है, लेकिन समैरियम एक्सेप्शन है, वो 1623 पे पहुंच जाता है, याद होना चाहिए आपको। इनके कई सारे मेटेलिक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। चौथा पॉइंट। अगला पॉइंट, डेंसिटी और अदर प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो स्मूथली चेंज होती हैं, कोई समस्या नहीं है, बट EU और YB में एक्सेप्शन आ जाते हैं। क्या आते हैं वो नहीं याद रखने, बस याद रखने EU और YB में जनरली एक्सेप्शन आते हैं, और कभी कभी भूले भटके समैरियम और TM में भी एक्सेप्शन आ जाता है। मेन EU और YB है, ये आपको याद रखने हैं। तो 5 पॉइंट, पांचों को पॉइंट बाय पॉइंट लिखिए। देखिए F ब्लॉक में कुछ नहीं है, 3-4 पैराग्राफ हैं, इन्हीं को पॉइंट वाइज आपको याद रखना है। अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैनी, सारे नहीं, इंपॉर्टेंट मैनी पे अंडरलाइन, मैनी ट्राइवेलेंट, सारे नहीं, मैनी ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट बोले तो +3 वाले लेंथेनॉइड्स आर कलर्ड, मैनी सारे नहीं। किस किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट में और एक्वस स्टेट में, गैसियस स्टेट में नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, खूब फंसा चुका है इसमें। ठीक, अच्छा कलर क्यों आता है इनका? कलर आता है इनका ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ F इलेक्ट्रॉन। ठीक, अच्छा लेकिन कौन कौन से नहीं करते कलर? वही D0, जैसे वहां पे था ना D0 और D10 वाले, ऐसे यहां पे होगा F0 और F14 वाले कलर शो नहीं करते। ऐसे कौन कौन है? La3+ और Lu3+। La3+ है F0, Lu3+ है F14, ये कलरलेस है। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट, इनका जो एब्जॉर्प्शन बैंड है, एब्जॉर्प्शन बैंड का मतलब मैंने आपको बताया था कलर क्यों आता है, पहले कोई चीज लाइट एब्जॉर्ब करती है, उसके इलेक्ट्रॉन ऊपर एक्साइट होते हैं हाईयर एनर्जी लेवल में, फिर हाईयर एनर्जी लेवल में वो स्टेबल नहीं होते, वो वापस से लोअर एनर्जी लेवल में आते हैं। तो जब लोअर आते हैं तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी उसको निकाल देते हैं। अब जब वो एनर्जी निकालते हैं तो उसका एक बैंड बनता है ना, जैसे आपने पढ़ा होगा 2 तरीके के स्पेक्ट्रम होते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब हुई तो इसलिए यहां पे बनता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में बैंड आते हैं, बैंड बोले तो ऐसे कर करके लाइन है। तो किसी किसी के ब्रॉड बैंड आ जाते हैं, किसी किसी के नैरो बैंड आते हैं। तो वही बात बोल रहा है कि एब्जॉर्प्शन बैंड जो होते हैं वो नैरो होते हैं, क्योंकि यहां पे एक्साइटेशन हो रहा है F के अंदर और D में एक्साइटेशन होता था D के अंदर, जिसको हम बोलते थे DD ट्रांजिशन। याद है MnO4 2- का कलर ग्रीन था ड्यू टू DD ट्रांजिशन।
ऐसे यहां पे जो कलर आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, एफ एफ ट्रांजिशन की वजह से। बातें सारी लिखते रहना ये हिंदी में है ना। तो इनके जो एब्जॉर्प्शन बैंड होते हैं वो नैरो होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। जितने भी लेंथेनॉइड आयंस हैं, कौन कौन से, La3+ और Ce4+ को छोड़ के, और Yb2+ और Lu3+ को छोड़ के, वो सारे के सारे पैरामैग्नेटिक होते हैं। ये क्यों नहीं है पैरामैग्नेटिक, क्योंकि ये दोनों F0 हैं और ये दोनों F14 है। ये चारों की चारों डायामैग्नेटिक हैं, याद रखना, और कलरलेस है। डायामैग्नेटिक हैं और कलरलेस है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखो। इनकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है लेंथेनॉइड, सारे लेंथेनॉइड की, वो लगभग 600 किलो जूल के आसपास की होती है। और जो दूसरी आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो, यानी कि जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, तो वो है 1200, लगभग डबल हो जाती है ना। और इतनी लगभग कैल्शियम की होती है। तो इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कैल्शियम को रिजेंबल करती है। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूं, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जरा ध्यान से समझना। ऐसा पाया गया है, इस बात को अलग से लिखो नीचे नोट डाल के, फॉर लेंथेनम, गैडोलिनियम एंड ल्यूटेटियम द वैल्यू ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज एबनॉर्मली लो। तीन एलिमेंट याद रखने, कौन कौन से, लेंथेनम, गैडोलिनियम और ल्यूटेटियम के लिए थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू अक्सर लो पाई गई है। कारण समझ लो, यानी कि तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है इन लोगों के लिए। क्यों, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल के इनको कुछ मजा आ रहा होगा। क्या मजा आ रहा है समझो, गैडोलिनियम में बन जाता है 4f7, बढ़िया हाफ फिल्ड। ल्यूटेटियम में बन जाता है 4f14, अरे वाह। और लेंथेनम में बन जाता है जीनॉन का कन्फिग्रेशन, दैट इज नोबल गैस कन्फिग्रेशन। ये तीनों रीजन लिख लेना, तीनों में अलग अलग कारण है। तो एक में बना हाफ फिल्ड, एक में बना फुल फिल्ड और एक में बना नोबल गैस कन्फिग्रेशन। बधाई हो, तीनों ही स्टेबल हैं, इसलिए तीनों की थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या मानी जाएगी, एबनॉर्मली लो। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, गैडोलिनियम हैज अ लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज ऑफ हाई एक्सचेंज एंथैल्पी। मैंने आपको बताया था ना 4f, यानी कि हाफ फिल्ड और फुलफिल्ड कन्फिग्रेशन स्टेबल क्यों होते हैं, मैंने आपको कारण बताए थे। इसके दो कारण थे, क्या क्या, सिमेट्री और एक्सचेंज एनर्जी। तो इनडायरेक्टली उसने ये पूछ लिया कि आपको ये आगे की बात भी पता है, तो हाई एक्सचेंज एंथैल्पी। चलिए अगला पॉइंट। अरे ये तो एक्टिनॉइड शुरू हो गए, पहले लेंथेनॉइड में ही कुछ कुछ बातें करना है ना, फिर एक्टिनॉइड पढ़ेंगे। ये गलती से आ गया, इसको बाद में करेंगे। पहले इधर देखो, लेंथेनॉइड की रिएक्शन देखो। अब केमिकल रिएक्शन हेडिंग डाल लेना, केमिकल बिहेवियर। तो केमिकल बिहेवियर में क्या लिखोगे, जो इनकी रिएक्टिविटी है, शुरुआती मेंबर जो है, यानी कि शुरुआत के सात, उनकी रिएक्टिविटी क्वाइट सिमिलर है किसके, कैल्शियम के। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते जाते हैं, लास्ट के जो 7 लेंथेनॉइड हैं, उनके जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो किससे रिजेंबल करती है, एल्यूमिनियम से। ठीक है, सबकी कॉमन रिएक्शन है, 3 इलेक्ट्रॉन खा के लोग लेंथेनम सॉलिड बनाते हैं, Ln लिखा हुआ है ना, लेंथेनॉइड सॉलिड बनाते हैं। और इनका जो E0 वैल्यू है वो आता है -2.2 से -2.4 के बीच में। लेकिन इकलौता यूरोपियम एक्सेप्शन है, उसकी वैल्यू आती है -2 वोल्ट की। याद रखना, सारे के सारे लेंथेनॉइड +3 से 3 इलेक्ट्रॉन खा के जब लेंथेनम सॉलिड बनाते हैं, लेंथेनॉइड सॉलिड बनाते हैं, तो उनकी E0 की वैल्यू आती है -2.2 से -2.4 के बीच में। यहां से आपको कंटिन्यू करना ये वाला। लेकिन यूरोपियम की वैल्यू आती है -2 वोल्ट की। फिर इसकी रिएक्शन, ये वाला चार्ट बनाइएगा, पैराग्राफ में कुछ नहीं लिखना। देखो इस रिएक्शन को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। जिसके साथ भी रिएक्शन करेगा +3 में पहुंच जाएगा। Ln2O3 +3 में, Lnx3 +3 में, LnOH3 +3 में, है ना, Lnn +3 में, Ln2H3 +3 में। बस एसिड के साथ मेटल क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस निकाल देते हैं।
तो यहां पे भी हाइड्रोजन गैस निकाल दी। बस कार्बन के साथ आपको याद रखना, कार्बन के साथ ये LnC2 बना लेता है। ठीक है। अच्छा, तो अब ये हम ऑलरेडी चार्ट में लिख चुके हैं, तो हम ये वाली बात दोबारा से नहीं लिखेंगे कि द मेटल्स कहां गया, द मेटल्स कंबाइन विद हाइड्रोजन व्हेन जेंटली हीटेड इन द गैस। अच्छा, ये तो नई बात है। अगला पॉइंट ये लिखेंगे कि जब इन मेटल को हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइन करते हैं तो ये उस गैस के साथ कंबाइन होके हाइड्राइड्स बना लेते हैं। ठीक। अच्छा, कार्बाइड LnC2 तो मेन है, बट इसके अलावा Ln3C और Ln2C3 भी बन जाते हैं। तो यहीं पे लिख लेना Ln3C प्लस Ln2C3 भी बन जाते हैं जब मेटल को हीट करते हैं कार्बन के साथ। ये वाली बात हम लिख चुके हैं कि ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। हमने रिएक्शन में लिख लिया ये वाली चीज यहां पे। और अगली बात क्या है, हेलोजन के साथ बर्न होते हैं तो हैलाइड बनाते हैं +3 में। ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं जब पानी के साथ रिएक्शन करें, ये भी हो चुका है। हाँ, अब यहां पे जब आपने हाइड्रोक्साइड लिखा ना, इसी के आगे एरो लगा के ये वाली लाइन लिख लेना। ये जो हाइड्रोक्साइड्स हैं वो डेफिनेट कंपाउंड्स हैं, हाइड्रेटेड ऑक्साइड नहीं है, याद रखना। यानी कि ये हाइड्रोक्साइड जो है इनसे पानी नहीं निकल सकता, ये हाइड्रेटेड ऑक्साइड नहीं है। ये हाइड्रोक्साइड बन गए, अब ये ऐसे ही रहेंगे, है ना। जैसे कि कुछ हाइड्रोक्साइड ऐसे होते हैं जिनमें से पानी निकल जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, जैसे H2CO3 या फिर ऐसे देखो AlOH3 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं H3AlO3। अब इसमें से एक पानी निकालो, यानी कि 2H और एक O निकाल दो, तो बचेगा HAlO2, है ना। अब एक और पानी निकालो, तो अभी पानी नहीं निकल सकता क्योंकि एक ही H है, तो क्या करो डबल कर दो इसको, तो क्या बन गया H2Al2O4। अब पानी निकाल दो तो बन गया Al2O3। हम हर जगह क्या बनाते हैं, Al2O3 बनाते हैं ना। एक्चुअल में क्या होता है, पहले बनता है AlOH3 है हर जगह, लेकिन उससे पानी निकालते निकालते हम क्या बना देते हैं Al2O3। पर ऐसा आप LnOH3 में नहीं कर सकते कि पानी निकाल के आप Ln2O3 बना दो, नहीं। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है इसी में, ये जो हाइड्रोक्साइड है ये बेसिक है, बिल्कुल अल्कलाइन अर्थ मेटल की जगह। जैसे जैसे MgOH2 होता है, CaOH2 होता है, जैसे वो हाइड्रोक्साइड होते हैं बेसिक होते हैं, ऐसे ये भी उन्हीं की तरह बेसिक है। ठीक है। अलॉय की बात कर लेते हैं। ये स्टील अलॉय बनाने में यूज होते हैं। ये सब आपको बस लिखते ही चलना है, लिखते चलिए इनको। मैं सारे नोट्स देखूंगा आपसे, नोट्स मंगा के ये सब लिखा है कि नहीं आपने। एक बहुत कॉमन अलॉय है जिसका नाम है मिश मेटल। इनमें क्या क्या होता है, 95% तो लेंथेनॉइड होते हैं, 5% आयरन होता है, और कुछ कुछ सल्फर, कार्बन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम भी होता है। इसका काम क्या है, ये एक मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय है। बुलेट बनाने के काम आती है, शेल बनाने के काम आती है, और लाइटर के फ्लिंट बनाने के काम आती है। ऐसी कई सारे मिक्स्ड ऑक्साइड होते हैं लेंथेनॉइड के, जो कि यूज होते हैं एज अ कैटलिस्ट इन पेट्रोलियम क्रैकिंग। कुछ इंडिविजुअल लेंथेनम, Ln लिखा है La नहीं, कुछ इंडिविजुअल लेंथेनॉइड के ऑक्साइड जो होते हैं वो एज अ फोस्फर्स भी यूज होते हैं टेलीविजन स्क्रीन में, और एज अ फ्लोरोसिंग मटेरियल भी यूज किया जाता है इनको। यानी कि वो जो आप पहले देखते थे ना पुराने टेलीविजन जो आते थे, उनमें हम लोग पीछे पिक्चर ट्यूब बनाते थे, है ना, तो उनमें से करंट निकलता था, वो स्क्रीन पे पड़ता था, और आपको डोरीमोन, नोबिता जो भी देखना है वो सब देख सकते थे आप। तो वो फ्लोरोसिंग मटेरियल होते थे, फोस्फर मटेरियल बोलते थे उनको। तो उनकी जगह हम लोग लेंथेनॉइड के ऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं। बेसिसिटी की बात कर लेते हैं। लेफ्ट टू राइट जाने पे बेसिसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। कारण, क्योंकि आयनिक रेडियस घटती है, आयनिक रेडियस घटने की वजह से OH, अब साइज छोटा हो गया, साइज छोटा हो गया तो OH को ल्यूटेटियम बहुत तेजी से घेर के रखता है, अपनी तरफ खींच के रखता है, तो OH दे नहीं पाता, और बेस वही होते हैं जो पानी में जाने के बाद जल्दी OH छोड़ दें। तो Lu छोटा साइज हो गया तो तेजी से पकड़ के रखा हुआ है OH को, C का साइज बड़ा है, देर से पकड़ के, मतलब बहुत हल्के से पकड़ के रखा हुआ है, जल्दी पानी में छोड़ देगा OH, ज्यादा बेसिक होगा, Lu कम बेसिक होगा। ठीक है। लेकिन मैंने आपको यह भी बताया था, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी,
ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, एसिडिटी इंक्रीज। तो इनडायरेक्टली बोल सकता हूं ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज तो बेसिसिटी डिक्रीज, है ना। तो ऐसे इधर देख लो, यहां पे है La+2 और यहां पे है Lu+3। तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर देखना है, किसकी बेसिसिटी ज्यादा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा उसकी बेसिसिटी कम। तो LaOH2 की बेसिसिटी ज्यादा, LuOH3 की बेसिसिटी कम। सेम चीज हमारी डी ब्लॉक में भी आ जाती है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, Fe लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, बेसिसिटी डिक्रीज, और सारे के सारे +2 में है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, लेफ्ट टू राइट जाने पे बेसिसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो यहाँ पे भी क्या हो गई, डिक्रीज। तो चाहे F ब्लॉक हो चाहे डी ब्लॉक हो, लेफ्ट टू राइट जाने पे बेसिसिटी क्या होती है, डिक्रीज। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए तो बेसिसिटी डिक्रीज हो जाएगी, फिर चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे लेंथेनम क्या है, लेंथेनम लेफ्ट में है, ल्यूटेटियम राइट में है। तो कायदे में तो क्या होना चाहिए, वैसे भी देखा जाए तो लेंथेनम की बेसिसिटी ज्यादा है, पर यहां वो वाली फैक्टर डोमिनेट नहीं कर रहा है। यहां पे कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर रहा है, यहां पे फैक्टर डोमिनेट कर रहा है ऑक्सीडेशन नंबर वाला। ठीक, सारे लेंथेनॉइड ऑक्साइड प्रीडोमिनेटली किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के। लेंथेनॉइड के जितने भी 3+ के आयंस है, जैसे किसी ने C3+ में Gd3+ बना दिया, तो अब आप इनको एक्सचेंज कैसे करोगे, एक टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, उससे आप इन लोगों को सेपरेट कर सकते हो। क्लियर। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्या, पूरा का पूरा लेंथेनॉइड। मेन तो सारा कुछ लिखने का और रटने का था, आशा करते हैं आप पूरी शिद्दत से इसको रटेंगे। कल की क्लास में हम एक्टिनॉइड्स भी पूरा खत्म करके इस चैप्टर को मंगल कर देंगे, ठीक है ना। ज्यादा कुछ नहीं है, एक्टिनॉइड और भी छोटा है, 3 पैराग्राफ बस हम लोगों को लिखने हैं और हमारा एक्टिनॉइड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज की कथा को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे लास्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।